we are starting with marginal costing versus absorption costing. क्या लगता है इस चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं? मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बीच WWF होगा? नहीं, सिर्फ आपको इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती है इन दोनों में ये देखना है. मतलब मार्जिनल अप्रोच में इनकम स्टेटमेंट कैसे तैयार होती है और एब्जॉर्प्शन अप्रोच में इनकम स्टेटमेंट कैसे तैयार होती है. इनकम का मतलब क्या होता है? सेल माइनस कॉस्ट. अगर हम सेल में से खर्चे घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? इनकम मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा. हमें दोनों की प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट को समझना है, यानी दोनों में ही हमें सेल में से कॉस्ट को डिडक्ट करना है. लेकिन कॉस्ट को कंसिडर यहां पे डिफरेंटली किया जाता है और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में डिफरेंटली किया जाता है. तो पहले हमें समझना होगा कि कॉस्ट को कैसे कंसिडर किया जाता है, तभी हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट की बात कर पाएंगे. तो देखिए ये चैप्टर बड़ा आसान सा चैप्टर है. बस आपको इनकम स्टेटमेंट तैयार करना है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग में, और इनकम स्टेटमेंट के लिए आपको रेवेन्यू में से खर्चे डिडक्ट करने होते हैं. बस खर्चे अगर हमें ठीक से समझ में आने लग जाएं कि ये दो अप्रोचेस खर्चे को कैसे डिफरेंटली ट्रीट करते हैं, तो हम प्रॉफिट बना लेंगे. देखिए कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट का मतलब होता है मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड. ठीक है, मटेरियल और लेबर, मटेरियल और लेबर फैक्ट्री में इंकर हो रहे होते हैं, और अपार्ट फ्रॉम दैट फैक्ट्री में जो ओवरहेड इंकर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड, विच कुड बी ईदर वेरिएबल और फिक्स्ड. ऑफिस में जो खर्चा हो रहा होगा दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, इट कुड बी ईदर वेरिएबल और फिक्स्ड. अगेन वेयर हाउस में जो खर्चा हो रहा होगा दैट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, अगेन इट कुड बी वेरिएबल और फिक्स्ड. ठीक है, ये इन टोटलिटी खर्चे होते हैं. तो फैक्ट्री में मटेरियल लगता है, लेबर लगता है, उसके अलावा वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड फैक्ट्री वाला लगता है. ऑफिस में कुछ खर्चे लगते हैं और फिर कुछ खर्चे वेयर हाउस में लगते हैं. जब हम अपनी रेवेन्यू में से ये सारे खर्चे डिडक्ट कर देते हैं तो क्या आ जाता है? प्रॉफिट. ठीक है, लेकिन इन दोनों अप्रोचेस की जब हम इनकम स्टेटमेंट को तैयार कर रहे हैं तो हमें किन बातों को ध्यान देना होगा? इनकम निकालते समय आपको खर्चे दो फेजेस में डिडक्ट करने होते हैं. ठीक है, एक होता है प्रोडक्ट का खर्चा और दूसरा होता है पीरियड का खर्चा. ठीक है, प्रॉफिट अगर हमें कंप्यूट करना है तो हमें खर्चों को एलोकेट करना होगा एज प्रोडक्ट एक्सपेंस एंड पीरियड एक्सपेंस. जो प्रोडक्ट के खर्चे होते हैं वो प्रोडक्ट बनने के साथ साथ घटते जाते हैं, और जो पीरियड वाले खर्चे होते हैं वो ईयर एंड पे डिडक्ट हो जाते हैं. होते तो सारे खर्चे डिडक्ट हैं, जितने खर्चों का नाम ले रहे हैं सारे के सारे खर्चे डिडक्ट होंगे. लेकिन बस अप्रोच में अंतर क्या है कि आपके कुछ खर्चे प्रोडक्ट जब बन के तैयार होते हैं उसी समय डिडक्ट हो जाते हैं, और कुछ खर्चे कब कंसिडर होते हैं? ईयर एंड पे कंसिडर होते हैं. जो खर्चे आपके पीरियड वाले खर्चे हैं वो पीरियड के बाद कंसिडर होंगे, और जो खर्चे प्रोडक्ट के खर्चे हैं तो वो प्रोडक्ट जैसे जैसे बन रहा है वैसे वैसे वो खर्चे लगते जा रहे हैं, और उसी समय उन खर्चों को हम कंसिडर करते जा रहे हैं. कोई भी अप्रोच हो, चाहे वो मार्जिनल हो या फिर एब्जॉर्प्शन हो, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि इधर जो फैक्ट्री वाला खर्चा होता है वो प्रोडक्ट खर्चा होता है. ठीक है, और जो ऑफिस वेयर हाउस का खर्चा होता है वो पीरियड खर्चा होता है, ये प्रोडक्ट खर्चा नहीं होता है. अप्रोच मेरा कोई भी हो, वेदर इट इज एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल. लेकिन मार्जिनल एक बात इन एडिशन कहता है, वो ये कहता है कि कोई भी फिक्स्ड खर्चा, कोई भी फिक्स्ड खर्चा कभी भी प्रोडक्ट का खर्चा हो ही नहीं सकता. ठीक है, जरा इतनी बात से कंक्लूड कीजिए आप कि एब्जॉर्प्शन अप्रोच के लिए प्रोडक्ट का खर्चा क्या है? एब्जॉर्प्शन अप्रोच के लिए प्रोडक्ट का खर्चा है ये चार. अगर हम मार्जिनल अप्रोच की बात करें तो प्रोडक्ट का खर्चा क्या है? मार्जिनल अप्रोच क्या कहता है? कहता है प्रोडक्ट का खर्चा तो कभी भी फिक्स्ड हो ही नहीं सकता. वो इसलिए क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो हमेशा क्या होते हैं? पीरियड कॉस्ट. ठीक है, फैक्ट्री का फिक्स्ड खर्चा का मतलब क्या होगा? फैक्ट्री का रेंट. ठीक है, ये बताइए फैक्ट्री का जो रेंट है ये कभी भी फैक्ट्री में कितनी यूनिट तैयार हो रही है इसकी वजह से लगता है? नहीं. ठीक है, तो मार्जिनल अप्रोच ये कहता है कि फैक्ट्री का किराया अगर 5 लाख रुपए है
तो साल बीतेगा तो 5 लाख रुपए लगेगा, आप प्रोडक्ट बनाओ चाहे मत बनाओ, क्योंकि वो तो सभी फिक्स खर्चों को क्या बोलता है, कहता है वो प्रोडक्ट का खर्चा नहीं है। ठीक है, तो मार्जिनल अप्रोच के लिए प्रोडक्ट का खर्चा सिर्फ और सिर्फ इतना होता है। ठीक है, ये बात कुल मिला के ऐसे समझ लीजिए, फैक्ट्री में जितना खर्चा लगता है वो प्रोडक्ट की वजह से लगता है, और फैक्ट्री के बाहर जितना खर्चा लगता है वो तो कभी भी प्रोडक्ट की वजह से लगता ही नहीं, चाहे मेरा अप्रोच कोई भी हो। ठीक है, हम फिर से बात को क्लैरिफाई करते हैं, और इस बात को हम बहुत देर तक क्लैरिफाई करते रहेंगे। ठीक है, बहुत सारी बातों के लिए हम फिर से रिपीट करेंगे इन चीजों को, बस आप ध्यान से सुनते रहिए। एब्जॉर्प्शन अप्रोच ये कहता है कि आपके जितने भी खर्चे हैं फैक्ट्री के वो प्रोडक्ट का खर्चा है। मार्जिनल अप्रोच ये कहता है कि फैक्ट्री का खर्चा तो प्रोडक्ट का खर्चा होता है, लेकिन कोई भी फिक्स्ड खर्चा प्रोडक्ट का खर्चा नहीं हो सकता। यानी एब्जॉर्प्शन अप्रोच के लिए जो फिक्स्ड खर्चे हो, फैक्ट्री के खर्चे हैं, वो कितने खर्चे हैं, ये सारे खर्चे, और ये सारे के सारे खर्चे क्या हैं, प्रोडक्ट के खर्चा। ठीक है, जब हम लोग एब्जॉर्प्शन अप्रोच में हम लोग प्रॉफिट कंप्यूट करेंगे तो पहले प्रोडक्ट का खर्चा घटाएंगे और फिर बाकी खर्चे। तो हम अपनी आपसे बातचीत करने में हम किस तरीके की लैंग्वेज यूज करेंगे, हम कहेंगे प्रोडक्ट का खर्चा घटा लो, फिर कहेंगे बाकी खर्चा घटा लो। ठीक है, जब हम कहेंगे प्रोडक्ट का खर्चा घटा लो तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आप क्या क्या घटा दोगे, आप घटा दोगे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल, और साथ ही साथ फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स्ड। ठीक है, फिर हम कहेंगे बाकी खर्चे भी हटा दो, प्रॉफिट आ गया, तो फिर क्या घटा देंगे, एडमिनिस्ट्रेशन का वेरिएबल, एडमिनिस्ट्रेशन का फिक्स्ड, वेयर हाउस का वेरिएबल और वेयर हाउस का फिक्स्ड। अगर ये सब घटा दिए तो हमें प्रॉफिट आ गया। जब हम मार्जिनल अप्रोच की बात करेंगे तो आप क्या करोगे, मार्जिनल अप्रोच में पता है प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट दो लेवल पे निकाला जाता है, पहले उसमें कंट्रीब्यूशन आता है और बाद में प्रॉफिट आता है। ठीक है, तो हम आपसे फिर से ये ऐसे ही कहेंगे, मार्जिन अप्रोच में कहेंगे पहले प्रोडक्ट का खर्चा घटा दो, तो क्या क्या घटा दोगे, डायरेक्ट मटेरियल घटा दोगे, डायरेक्ट लेबर घटा दोगे, फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल घटा दोगे। ठीक है, क्योंकि ये कभी भी प्रोडक्ट का खर्चा है ही नहीं मार्जिनल अप्रोच में। फिर उसके बाद हम कहेंगे कि बाकी वेरिएबल खर्चे अभी हटाओ, क्योंकि पहले तो कंट्रीब्यूशन चाहिए, तो क्या हटा दोगे, तो आप ये दोनों हटा दोगे, एडमिनिस्ट्रेशन का वेरिएबल, सेलिंग ओवरहेड का वेरिएबल, तो हमें क्या मिल जाएगा, कंट्रीब्यूशन। और उसके बाद फिर हम क्या कहेंगे आपसे, आप सारे के सारे फिक्स खर्चे हटा दीजिए तो आपको प्रॉफिट आ जाएगा, तो आप ये तीनों इकट्ठा हटा दोगे। ठीक है, अभी इन सब की एक्सप्लेनेशन देंगे, अभी प्राइमा फेसी आपके दिमाग में बस इनकम स्टेटमेंट डालना है कि क्या चीज होती है। ठीक है, तो इनकम स्टेटमेंट एक बार रिपीट करिए हमारे साथ। जब हम लोग एब्जॉर्प्शन अप्रोच अप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, पहले ये चारों खर्चे डाल देंगे और फिर क्या करेंगे, ये चारों खर्चे डाल देंगे। ठीक है, अगर हम मार्जिनल अप्रोच की बात करेंगे तब क्या करेंगे, हम लोग ये तीन खर्चे डाल देंगे, फिर उसके बाद फिर ये दो खर्चे डाल देंगे, फिर उसके बाद ये तीन खर्चे डाल देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा मार्जिनल अप्रोच। ठीक है, क्या हम ये बात मान के चल सकते हैं कि आप सारी बात समझते हो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड क्या होता है, ये सब कुछ आप समझते हो, समझना तो चाहिए इस लेवल पे, लेकिन अगर नहीं समझते हो तो हम एक क्विक रिकैप देना चाहते हैं आपको। ठीक है, एक बार जल्दी से आपको सारी चीजें, हिस्टोरिकल बातें रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है, तो एक बार बहुत जल्दी समराइज्ड वे में हम आपसे बात करते हैं कि ये सारी चीजें क्या है। ठीक है, हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट हो रहे हैं कि कॉस्ट क्या होता है। ठीक है, दिस विल गिव यू अ क्विक रिकैप जो आपने आज तक जानते हो आप कॉस्ट के बारे में। देखिए, कॉस्ट जो होता है वो इधर तीन चीज हो सकती है, कॉस्ट सिर्फ तीन चीज होती है, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंस। ठीक है, या तो कॉस्ट मटेरियल होता है, या फिर लेबर होता है, और या फिर क्या होता है, एक्सपेंस। मटेरियल का मतलब क्या होता है, इनपुट, इनपुट रॉ मटेरियल। लेबर का मतलब होता है मैन पावर। एंड व्हाट इज एक्सपेंस, if an item which is not material and labor and is used in the production of goods, उसे क्या बोला जाता है, एक्सपेंस। कॉस्ट का मतलब होता है वो सभी खर्चे जिससे प्रोडक्ट को बनाया जाता है, बेचा जाता है। ठीक है, एक प्रोडक्ट को बनाने और बेचने में जितना भी खर्चा लगता है उसे कॉस्ट कहा जाता है। और वो कॉस्ट क्या हो सकता है, वो या तो रॉ मटेरियल हो सकता है,
वो या तो मैन पावर हो सकता है, और अगर वो मटेरियल नहीं है, वो मैन पावर नहीं है, तो वो क्या होता है? एक्सपेंस होता है। तो एक्सपेंस की कोई एक्सक्लूसिव डेफिनेशन नहीं होती कॉस्ट में। एक्सपेंस का मतलब होता है अगर मटेरियल नहीं, लेबर नहीं, तो वो क्या है? एक्सपेंस। ठीक है, ये सभी चीजें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकती हैं। मटेरियल कुड बी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, लेबर कुड बी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्सपेंस कुड बी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। एक बार हम आपको बताने जा रहे हैं कि व्हाट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ठीक है, इसके रेफरेंस में नहीं बात कर रहे, सिर्फ जनरल टर्म से बात कर रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फिर इसके रेफरेंस में बात करेंगे। जब खर्चा 1-to-1 कोरिलेशन स्टैब्लिश करता है, यानी इनपुट और आउटपुट जब 1-to-1 कोरिलेशन स्टैब्लिश करते हैं, तो उसे कहा जाता है डायरेक्ट। और अगर इनपुट आउटपुट का 1-to-1 कोरिलेशन स्टैब्लिश नहीं होता, तो उसे बोला जाता है इनडायरेक्ट। ऐसे समझ लीजिए, अगर हम क्या करते हैं, दर्जी को 2 मीटर कपड़ा देते हैं शर्ट बनाने के लिए। दर्जी को हमने 2 मीटर कपड़ा दिया शर्ट बनाने के लिए, और उसने 2 मीटर कपड़े में एक शर्ट बना दी, एक ही शर्ट बना दी। तो पता है शर्ट मेरा आउटपुट है एक, और 2 मीटर कपड़ा मेरा क्या था? इनपुट। हम कहेंगे 2 मीटर कपड़े का खर्चा 500 रुपया, और वो खर्चा किसका है? इस पर्टिकुलर शर्ट का है। तो अब ये क्या बन गया? डायरेक्ट खर्चा। ठीक है, ऐसे समझिए, हमने क्या किया, अपने लेबर को एक रोल दी थ्रेड की, और उसने एक रोल थ्रेड में 3 शर्ट बना दी। तो पता है एक रोल थ्रेड जो था वो 5 रुपए का था। अब हम क्या बोलेंगे, एक रोल थ्रेड 5 रुपए का खर्चा किसका है? 3 शर्ट का है। अब यहीं पे खर्चा क्या बन जाता है? इनडायरेक्ट। ऐसे समझ लीजिए, अगर ये हम यहां खर्चा कहते हैं और यहां पे आउटपुट कहते हैं। ठीक है, यहां पे इनपुट और यहां पे आउटपुट। अगर एक इनपुट उठे और सीधे सीधे आके एक आउटपुट पे गिर जाए, तो इसे क्या बोला जाता है? डायरेक्ट। अगर एक इनपुट उठे, यहां भी गिर रहा है, यहां भी गिर रहा है, यहां भी गिर रहा है, तो अब इसे क्या बोला जाता है? इनडायरेक्ट। इसे कहा जाता है 1-to-1 कोरिलेशन। 1-to-1 कोरिलेशन का मतलब होता है डायरेक्टली ट्रेसेबल। आप इनपुट आउटपुट को डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हो, मतलब ले जाके सटा सकते हो कि ये इनपुट है, यही इसका आउटपुट है, ये इनपुट है तो इसका यही वाला आउटपुट है। ठीक है, लेकिन जब इनपुट एक हो जाए, उसके कई सारे आउटपुट हो जाए, तो हम कहते हैं ये डायरेक्टली ट्रेसेबल नहीं है, किसी के साथ ले जाके आप सटा नहीं सकते हो। इस इनपुट के खर्चे को कहीं एक आउटपुट पे आप नहीं चिपका सकते हो। जब आप एक इनपुट को कई जगह चिपकाने लग जाते हो, एक इनपुट के खर्चे को कई जगह चिपकाने लग जाते हो, तो वो क्या बन जाता है? इनडायरेक्ट। बात समझ में आ रही है सबको? ये तो एक जनरल डेफिनेशन हो गई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की, लेकिन यही डेफिनेशन हर जगह लागू नहीं होती। ठीक है, चलिए हम लोग मटेरियल के टर्म्स में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को समझने जा रहे हैं। मटेरियल लिखिए, a material is said to be direct material. A material is said to be direct material if it satisfies all the three following conditions. ऑल, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तब एक मटेरियल क्या कहलाता है? डायरेक्ट मटेरियल। पहला पहला तो जनरल डेफिनेशन है, डायरेक्टली ट्रेसेबल। सेकंड, becomes integral part of finished good. तीसरा,
increases quantity नहीं, volume, increases volume of finished good. मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल कब कहलाता है? जब ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती है। पहली कंडीशन डायरेक्टली ट्रेसेबल। डायरेक्टली ट्रेसेबल का मतलब 1 to 1 कोरिलेशन। इनपुट को ले जाके आप सीधे सीधे एक आउटपुट से सटा सकते हो, ठीक है। अगर इनपुट एक से अधिक आउटपुट पे सटने लग जाए तो हम उसे क्या कहेंगे? डायरेक्टली ट्रेसेबल नहीं है, ठीक है। डायरेक्टली ट्रेसेबल मींस 1 to 1 कोरिलेशन। बिकम्स इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट का मतलब होता है मेजर पार्ट। मेजर पार्ट, मेजर पार्ट का मतलब होता है बड़ा हिस्सा, ठीक है। इंक्रीजेस वॉल्यूम ऑफ फिनिश गुड्स। वॉल्यूम का मतलब होता है क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ फिनिश गुड्स को इंक्रीज कर पाए, वो मेजर पार्ट होना चाहिए फिनिश गुड्स का। ये सारी कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तब आपका एक प्रोडक्ट क्या, एक रॉ मटेरियल क्या कहलाता है? डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये चेक करने के लिए कि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। सपोज वी आर मैन्युफैक्चरिंग जीन्स, ठीक है। हम लोग जीन्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो इसमें क्या क्या इनपुट लगाते हैं? सिर्फ मटेरियल के टर्म्स में, लेबर की एक्सपेंसेस की बात मत कीजिए, बस मटेरियल बताइए हम क्या क्या लगा रहे हैं। क्लॉथ, कॉम्प्लिकेटेड अंग्रेजी में फैब्रिक, ठीक है। क्लॉथ हो गया, देन थ्रेड, बटन, जिप। हम लोग ये सब कुछ यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, हम एक एक रॉ मटेरियल को उठाते जाते हैं और ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले सिर्फ डायरेक्टली ट्रेसेबल की बात करेंगे, फर्स्ट फीचर को सेटिस्फाई करेंगे। अगर फर्स्ट फीचर सेटिस्फाई हो जाएगा तो यहां टिक लगा देंगे। ये दूसरा फीचर, ये तीसरा फीचर। अब पता है कौन सा इसमें से मटेरियल आपका डायरेक्ट मटेरियल कहलाएगा? जहां तीनों पे टिक लग जाए, ठीक है। सबसे पहले क्लॉथ, ठीक है। क्लॉथ डायरेक्टली ट्रेसेबल होता है कि नहीं होता है? क्लॉथ डायरेक्टली ट्रेसेबल होगा। मान लीजिए आपके पास एक वर्कर है, ठीक है, आप उससे जीन्स बनवा रहे हो, तो आप उसे जीन्स के लिए 2 मीटर कपड़ा देते हो। वो आपसे क्या ऐसे मांग सकता है कि जीन्स के लिए, एक जीन्स बनाने के लिए हमें 2 मीटर कपड़ा चाहिए, और आप सचमुच उसे क्या 2 मीटर कपड़ा दे पाते हो? तब तो डायरेक्टली ट्रेसेबल है। हाँ, होता है। अगर आप एक वर्कर से कहोगे एक जीन्स बनानी है, कहेगा हाँ 2 मीटर कपड़ा चाहिए, क्या आपको 2 मीटर कपड़ा देने में एग्जैक्टली डिफिकल्टी होगी? कि आप कहोगे नहीं 4 ही मीटर एक बार में तो हम दे पाते हैं, कटेगा ही नहीं हमसे 2 मीटर, तो 4 ही मीटर देंगे तो वो 2 जीन्स बना लेता है। फिर कहता है नहीं 4 मीटर का कपड़ा जो था वो किसका था? 2 जीन्स का था। बिल्कुल नहीं, आप 2 मीटर स्पेसिफाई करके उसे दे सकते हो, ठीक है। अब वो 2 मीटर कपड़ा मांग सकता है, यानी क्लॉथ जो होता है वो डायरेक्टली ट्रेसेबल होता है, ठीक है। थ्रेड, क्या थ्रेड डायरेक्टली ट्रेसेबल होता है? हमसे जब लेबर हमसे थ्रेड मांगता है तो हम उससे पूछते हैं कि बताओ थ्रेड कितना चाहिए, ठीक है। तो वो हमें स्पेसिफाई करता है कि दे दीजिए ना एक रोल। हम कहते हैं ऐसे नहीं, बताओ कितना चाहिए। तुमने कपड़ा मांगा था ना, कितना कपड़ा पता है कितना मांगा था? 2.24 मीटर। हमने कहा देखो जितना स्पेसिफिक होके कपड़ा मांगे हो एकदम वैसे ही स्पेसिफिक होके थ्रेड भी मांगो, ठीक है। तो उसने कहा कि थ्रेड नियरली 35 मीटर लगता है, ठीक है। मान लीजिए एक रोल में 100 मीटर थ्रेड आता है, तो हम क्या करते हैं? खटाक से एक रोल उठाते हैं और 35 मीटर नापना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही 35 मीटर पूरा हुआ तोड़े और उसको पकड़ा दिए, लो बनाओ। ऐसा होता है? नहीं, हम उसे क्या दे देते हैं? एक रोल, ठीक है। अभी बात खत्म नहीं हुई। हम उसे एक रोल दे देते हैं, वो एक जीन्स की सिलाई करता है 35 मीटर और उसके बाद रोल उठा के फेंक देता है, कहता है बस नई जीन्स बनाएंगे तो दूसरी रोल लेंगे। क्या ऐसा भी होता है? नहीं। तो क्या होता है? एक जीन्स बनाने के बाद उसी रोल को वो दूसरी जीन्स में भी यूज करना शुरू कर देता है। तो पता है जब जीन्स, मान लीजिए 3 जीन्स तैयार हो जाती है उसी रोल में, तो अब हम क्या बोलते हैं? एक रोल थ्रेड का खर्चा 3 जीन्स लेने के लिए तैयार है। खर्चा 1 लेकिन लेने वाले आउटपुट 3, ठीक है। तो जब भी आपको ये दिखाई दे ना इंसाफी वाली बात, गोली 1 आदमी 3, ठीक है, तो इसका मतलब इनडायरेक्ट।
अगर गोली भी एक, आदमी भी एक, तो इसका मतलब डायरेक्ट। ठीक है, यानी थ्रेड ने ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की। ठीक है, बटन की बात करते हैं। हमने पूछा अपनी लेबर से, एक जींस बनाओगे कितनी बटन चाहिए? उसने कहा एक चाहिए, हमने एक दे दिया। बोलिए डायरेक्टली ट्रेसेबल की नहीं? हाँ, एक बटन 5 रुपए का था, 5 रुपए जींस का खर्चा है, डायरेक्टली ट्रेसेबल है। हमने पूछा जींस बनाने में कितनी जिप चाहिए? उसने कहा एक जिप चाहिए। एक जिप 25 रुपए की आती है, 25 रुपए का खर्चा जींस का खर्चा है कि नहीं है? है, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अभी तीनों कंडीशन हो तब। ठीक है, दूसरा बिकम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स क्या है हमारा? जीन्स। जीन्स में जो मेजर पार्ट होता है वही क्या कहलाता है? डायरेक्ट मटेरियल। मेजर पार्ट भी होना चाहिए। ठीक है, जब हम जीन्स देखते हैं तो हमें बड़ा हिस्सा, मेजर पार्ट क्या दिखाई देता है? क्लोथ दिखाई देता है। ठीक है, जब हम जीन्स देखते हैं तो हमको थ्रेड ही थ्रेड दिखाई देता है। हाँ, नहीं दिखता है थ्रेड ही थ्रेड, यानी ये इंटीग्रल पार्ट नहीं होता। जब हम जीन्स देखते हैं तो हमको बटन ही बटन दिखाई देता है, जहां देख रहे हैं वहीं बटन है। ऐसा होता है? नहीं। जब हम जीन्स देखते हैं तो हमको जिप ही जिप दिखाई देती है, ऊपर जिप, नीचे जिप, दाएं जिप, बाएं जिप, जिप ही जिप है। ये भी नहीं होता। चलिए अब तीसरी कंडीशन को सेटिस्फाई कराते हैं। हालांकि दो कंडीशन के बाद बचा क्या है? क्लोथ ही बचा है। नहीं, चलिए तीनों पे सब पे चेक कराएंगे। इंक्रीजेस वॉल्यूम ऑफ फिनिश गुड्स। वॉल्यूम ऑफ फिनिश गुड्स इंक्रीज कर देगा मेरे रॉ मटेरियल में वो ताकत है, अगर हम रॉ मटेरियल को बढ़ाएंगे तो। ठीक है, हमसे लेबर ने मांगा था कितना? 2 मीटर कपड़ा। अगर हम उसे 4 मीटर कपड़ा देते तो वो 2 जींस बना लेता। क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर हम 2 मीटर की बजाय उसको 4 मीटर कपड़ा देंगे, हम उसे 2 मीटर की बजाय, अगर हम उसे 2 मीटर की बजाय 2.5 मीटर कपड़ा देंगे, जीन्स को बड़ा कर देगा। वॉल्यूम इंक्रीज कर सकता है। वॉल्यूम का मतलब इन नंबर ऑफ यूनिट्स भी होता है और वॉल्यूम वाइज, क्वांटिटी साइज वाइज भी होता है। ठीक है, अगर हम उसे 2 मीटर की जगह 2.5 मीटर कपड़ा दे देंगे, क्या मेरा वर्कर बड़ी जीन्स बना पाएगा? वॉल्यूम इंक्रीज कर पाएगा फिनिश गुड्स की? यस, कर लेगा। मेरा वर्कर पता है कितना थ्रेड मांगा था? 1/3 ऑफ द रूल। ठीक है, हमने उससे कहा 1/3 ऑफ द रूल क्या चीज है? 3 रोल ले लो, पूरा 3 रोल ले लो। ठीक है, एक भी नहीं, 3-3 रोल ले लो और एक बड़ी सी जीन्स बनाओ। ठीक है, बना देगा? नहीं बना पाएगा। पता है बड़ी जीन्स बनाने के लिए उसे क्या चाहिए? कपड़ा ज्यादा चाहिए। कपड़ा अगर ज्यादा दे देंगे बड़ी जीन्स बना सकता है, लेकिन अगर हम थ्रेड ज्यादा दे देंगे वो बड़ी जीन्स नहीं बना सकता, वॉल्यूम इंक्रीज नहीं कर पाएगा। बटन उसने एक मांगा था, हमने कहा 5 लगाओ, 10 लगाओ, 25 लगाओ, 50 लगाओ, एक बड़ी सी जीन्स बनाओ। ठीक है, बताइए बना पाएगा? नहीं। जिप भी एक की जगह 50 दे देंगे, वो वॉल्यूम को इंक्रीज नहीं कर पाएगा। क्लोथ ही क्या है मेरा? सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, ये बात पता है हम क्यों इतनी बात आपसे कर रहे हैं? अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर नहीं है या आप इन चीजों को भूल चुके हो, ठीक है, तो शायद आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे बहुत सारी चीजों को। क्या डायरेक्ट खर्चे वेरिएबल खर्चे होते हैं? एक क्वेश्चन कर रहे हैं आपसे, क्या डायरेक्ट खर्चे वेरिएबल खर्चे होते हैं? हाँ, क्या सभी डायरेक्ट खर्चे वेरिएबल खर्चे होते हैं? हाँ, क्या सभी वेरिएबल खर्चे डायरेक्ट खर्चे होते हैं? नहीं, सभी वेरिएबल खर्चे डायरेक्ट खर्चे नहीं होते। जब दिखाते हैं आपको, बटन, बटन क्या वेरिएबल खर्चा है? हाँ, एक जींस में 1 लगता है। अगर एक जींस में 5 रुपए लगता है तो 100 जींस में कितना लगता होगा बटन का खर्चा? 500 रुपया। जिप वेरिएबल है? वेरिएबल है, जितनी जींस बनेगी उसी के हिसाब से जिप का खर्चा लगेगा। लेकिन क्या ये डायरेक्ट है? नहीं। ठीक है, यानी फैक्ट्री में आपके मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल के अलावा बड़े सारे इनडायरेक्ट मटेरियल भी लगते हैं। ठीक है, ये बात। तो मटेरियल मेरे क्या क्या हो सकते हैं? डायरेक्ट हो सकते हैं और साथ ही साथ इनडायरेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल आपसे डिस्कस करें, आप बताओगे डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। ठीक है, मटेरियल की बात कर रहे हैं अभी। सपोज वी आर मैन्युफैक्चरिंग वुडन टेबल।
वुडन टेबल को मैन्युफैक्चर करने में क्या क्या इनपुट चाहिए? वुड, और बोलिए, नेल चाहिए, और हाँ फेविकोल चाहिए, और क्या चाहिए? माइका? नहीं, बिना माइका वाली बना दो, ठीक है, बिना माइका वाली टेबल बना लेते हैं, बस वुड, नेल और फेविकोल, ठीक है। तीनों बातें चेक कराइए हमको, वुड, नेल और फेविकोल। अब आप इसमें से सब तो पहले तो तीनों कंडीशन अपने मन से सेटिस्फाई करा के देखिए और चेक करके हमें फाइनली बताइए कि इसमें से कौन सा डायरेक्ट मटेरियल है और कौन कौन से इनडायरेक्ट मटेरियल है। फेविकोल इनडायरेक्ट है और बाकी दोनों डायरेक्ट, ओके। वुड डायरेक्ट है, नेल और फेविकोल इनडायरेक्ट है, आपका कहना है। अच्छा चलो फिर, यानी हमको चेक कराना ही पड़ेगा, चलिए कराते हैं। पहली कंडीशन, दूसरी और तीसरी। वुड, वुड बताइए डायरेक्टली ट्रेसेबल है कि नहीं है? हम बढ़ई से पूछ रहे हैं, जो मेरा वर्कर है उससे पूछ रहे हैं कि बताओ कितना वुड चाहिए तुमको टेबल बनाने में। उसने बताया कि हमको 2 लॉग वुड दे दीजिए। लॉग मतलब एक पर्टिकुलर पटरा है, तो उसने बताया 2 पटरा दे दीजिए हमको, ठीक है, उतने में हम टेबल बना देंगे। तो बेसिकली ये तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वुड का खर्चा जो है वो पर्टिकुलरली प्रोडक्ट का है, ठीक है। नेल, क्या नेल का खर्चा भी डायरेक्टली ट्रेसेबल होता है? नेल का खर्चा डायरेक्टली ट्रेसेबल होता है। हमने अपने वर्कर से पूछा बताओ तुमको कितनी नेल चाहिए, उसने कहा 100 ग्राम नेल लगेगी, हमने उसको 100 ग्राम नेल दे दिया, ऐसा हो सकता है? हाँ हो सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, डायरेक्टली ट्रेसेबल है, ठीक है। हमने अपने वर्कर से पूछा बताओ तुमको कितना फेविकोल चाहिए, उसने बताया कि नियरली हमको 400 ग्राम फेविकोल चाहिए। हमने 1 किलो का डब्बा परचेज किया, उसमें से 400 ग्राम फेविकोल निकाले और वर्कर के मुंह पे मार दिए, कह लो बना दो। ऐसा होगा या 1 किलो का डब्बा ही पकड़ा देंगे? 1 किलो का डब्बा ही पकड़ा देंगे। और 1 किलो का डब्बा पकड़ा देंगे तो फिर वो क्या करता होगा ये भी बता दें आपको, उससे वो 400 ग्राम लगा के टेबल बना देता होगा, फिर 600 ग्राम फेंक देता होगा? नहीं, अगली टेबल जब बनाता होगा तो फिर उसी फेविकोल को यूज करता होगा। यानी जब वो फेविकोल का डब्बा खड़ा होगा और पूछेगा हमें कौन लेगा, मेरा खर्चा कौन लेगा, फेविकोल का डब्बा खड़ा हो गया, पूछ रहा है मेरा खर्चा कौन लेगा, तो कौन खड़ा होगा उसको लेने के लिए? 2.5 टेबल खड़ी हो जाएगी, ठीक है, एक टेबल पूरी खड़ी होगी, एक दूसरी टेबल पूरी खड़ी होगी, एक टेबल क्या होगी, झुक के खड़ी होगी थोड़ी सी, ठीक है, कहेगी 2.5 टेबल खड़ी हो जाएगी उसके खर्चे को लेने के लिए। जब एक से अधिक फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो जाए आपके खर्चे को लेने के लिए तो डायरेक्टली ट्रेसेबल वो नहीं होता है। दूसरा क्या होता है, मेजर पार्ट, बड़ा हिस्सा। जब हम टेबल देखते हैं तो हमको वुड ही वुड दिखाई देता है, लकड़ी लकड़ी दिखती है। जब टेबल देखते हो लकड़ी लकड़ी दिख रही है, हाँ तो और क्या दिखेगा, लकड़ी दिखेगी। जब हम टेबल देखते हैं तो हमको नेल ही नेल दिखता है, जहां देख रहे हैं वहीं कील गड़ी हुई है, नहीं। हम जब टेबल देखते हैं तो हमको फेविकोल ही फेविकोल दिखता है, इनफैक्ट फेविकोल दिखता ही नहीं है, ठीक है। तीसरा, इंक्रीजेस वॉल्यूम। अगर वो वुड हम उसको ज्यादा दे देते, उसने 2 लॉग मांगी थी, हम 4 लॉग दे देते उसको, तो बड़ी टेबल बना देता। होता है ऐसा? हाँ बना देता। उसने 100 ग्राम नेल मांगी थी, हमने 100 ग्राम की जगह 100 किलो नेल दे दी उसको, बड़ी टेबल बना देगा? नहीं, अरे वो हर जगह कील ठोक देगा, बस यही करेगा, बड़ी टेबल नहीं बनेगी, टेबल तो उतनी ही बड़ी बनेगी, भारी भले बन जाएगी, ठीक है। फेविकोल उसने 400 ग्राम मांगा था, हमने 4 किलो दे दिया, हमने कहा बड़ी सी टेबल बनाओ, 4 किलो फेविकोल लगाओ, कुछ नहीं होगा उससे। तो वुड इज डायरेक्ट मटेरियल, अदर आर इनडायरेक्ट मटेरियल। चलिए आइए अब दूसरी बात पे। बताइए हमको अब दूसरी बात क्या है इसमें, लेबर दूसरा खर्चा होता है। लेबर कुड बी अगेन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, लेकिन लेबर पता है कैसे क्लासिफाई किया जाता है, वो डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट? अगर लेबर प्रोडक्शन करता है तो डायरेक्ट होता है, प्रोडक्शन नहीं करता है तो इनडायरेक्ट होता है। कौन कौन से लेबर मेरे प्रोडक्शन नहीं कर रहे होते हैं? क्या फैक्ट्री में भी जो लेबर होते हैं वो प्रोडक्शन ना कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है? हाँ, पता है बड़े सारे लेबर फैक्ट्री में रखे जाते हैं मशीन की साफ सफाई के लिए, फिर कुछ लेबर रखे गए हैं झाड़ू पोछा फर्श पे लगाने के लिए, एक लेबर रखा गया है सुपरवाइजर के तौर पे वर्कर्स को देखने के लिए,
अरे बड़े सारे वर्कर होते हैं फैक्ट्री के अंदर भी जो क्या होते हैं, इनडायरेक्ट नेचर के। फिर उसके बाद ऑफिस में जितने लेबर हैं वो तो इनडायरेक्ट है ही है, ठीक है। तो लेबर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैसे क्लासिफाई किया जाता है, प्रोडक्शन करते हैं तो डायरेक्ट, प्रोडक्शन नहीं करते हैं तो इनडायरेक्ट, ठीक है। मटेरियल कैसे क्लासिफाई होता है, तीन फीचर को कंप्लाई करने पे, डायरेक्टली ट्रेसेबल, बिकम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ फिनिश गुड्स एंड इंक्रीजेस वॉल्यूम ऑफ फिनिश गुड्स। नाउ कमिंग टू एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में मटेरियल की बस पहली कंडीशन देखी जाती है, डायरेक्टली ट्रेसेबल, ठीक है। एक्सपेंस डायरेक्ट कब कहलाता है, जब वो डायरेक्टली ट्रेसेबल होता है, ठीक है, यानी 1 to 1 कोरिलेशन एस्टैब्लिश होना चाहिए, ठीक है। अब जरा सोच के हमको बताओ, सोच के बताइए, फैक्ट्री के अंदर की बस बात करो अभी, ठीक है। फैक्ट्री के अंदर मटेरियल भी लग रहा होगा, लेबर भी लग रहा होगा जीन्स बनाने में, और एक्सपेंसेस भी लग रहे होंगे, ठीक है। मटेरियल क्या क्या लग रहा था वो डिस्कस हो गया जीन्स बनाने में, लेबर क्या क्या लग रहा होगा जीन्स बनाने में, देखो हम बता रहे हैं क्या क्या लग रहा होगा। एक तो लेबर जो सिलाई करता है, ठीक है, वो हो गया डायरेक्ट लेबर। एक लेबर है सिलाई मशीन की साफ सफाई करता है, इनडायरेक्ट लेबर। एक सुपरवाइजर भी है, वो भी इनडायरेक्ट लेबर, ठीक है। अब फैक्ट्री के अंदर खर्चे और क्या क्या लग रहे होंगे, अगर वो मटेरियल नहीं, लेबर नहीं, और प्रोडक्ट बनाने में लगता है तो वो क्या कहलाता है, एक्सपेंस। यानी फैक्ट्री में जो कुछ लग रहा है सब एक्सपेंस है, ठीक है। अब क्या क्या और लग रहा है, क्या क्या और लग रहा है, सोचो और हमको ये बताओ, कोई उसमें से ऐसा खर्चा आपको दिखाई दे रहा हो जो पर यूनिट लग रहा हो, ठीक है, क्योंकि पर यूनिट लगता है तभी तो डायरेक्टली ट्रेसेबल कहलाता है, मतलब एक यूनिट और एक यूनिट की वजह से लग रहा हो, डायरेक्टली ट्रेसेबल हो कोई खर्चा। देखिए क्या क्या खर्चा और लग रहा होगा, हम बता रहे हैं आपको। एक तो किराया लग रहा होगा, ठीक है, किराया आता है साल भर का 5 लाख रुपया। बताइए आप बता सकते हो कि ये किस यूनिट का है, नहीं, अरे जितनी यूनिट साल भर में बनी है सबका खर्चा है। तो पता है किराए के खर्चे को कैसे कहा जाता है, खर्चा एक, किराया 5 लाख, लेने वाले कितनी यूनिट, साल भर में जितनी यूनिट बनी है वो सारी यूनिट, ठीक है। बिजली का बिल, हाँ हाँ बात कर रहे हैं, बिजली का बिल बताइए क्या होता है, पावर का बिल क्या होता है, पावर का बिल क्या डायरेक्ट खर्चा है, नहीं। अरे कौन बता सकता है हमको एक यूनिट बनाने का पावर बिल इतना आता है, कभी नहीं होता। पता है मशीन अगर चलती है 1 घंटा तो पावर का बिल इतना आएगा ही, वो फिक्स्ड है, ठीक है। आप उसमें 1 यूनिट रॉ मटेरियल डाल के बना मशीन को चला दो, या फिर 100 यूनिट रॉ मटेरियल डाल के आप मशीन को चला दो, 1 घंटा मशीन चलेगी तो पावर का बिल तो फिक्स्ड है, इतना आएगा ही आएगा। तो पता है जब महीने भर की पावर की बिल आती है तो उसको लेने के लिए कितना प्रोडक्ट तैयार हो जाता है, एक प्रोडक्ट नहीं होता है, एक महीने में जितना प्रोडक्ट तैयार हुआ है सब तैयार हुए, ठीक है। यानी ये भी खर्चा डायरेक्टली ट्रेसेबल नहीं है। अब आप सोचो जल्दी से हमको बताओ एक खर्चा जो मटेरियल नहीं, लेबर नहीं, तभी तो वो एक्सपेंस है, और वो एक्सपेंस हो डायरेक्ट नेचर का हो। चलिए अभी डिस्कस नहीं करते आपसे, आप नहीं बता पाओगे, आप नहीं बता पाओगे, इसलिए क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस नॉर्मली होते ही नहीं है। तो इसीलिए पता है आपको क्या दिखाई देता है, आपको हर जगह दिखाई देता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, और क्या दिखाई देता है, ओवरहेड। अदरवाइज डायरेक्ट तो मटेरियल है, लेबर है, और क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और तीनों की इनडायरेक्ट को क्या कहा जाता है क्यूमुलेटिवली, ओवरहेड। लेकिन जब भी हम एक प्रोडक्ट के कॉस्ट की बात करते हैं तो पता है आपसे क्या बोलते हैं, कहते हैं मटेरियल इतने का, मटेरियल इतने का, लेबर इतने का, और ओवरहेड इतने का। जब मटेरियल के साथ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नहीं बोला जाता है तो आपको यह बात बता दें कि मटेरियल का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल। जब लेबर के साथ हम कुछ नहीं बोलते हैं तो इसका मतलब हमेशा क्या होता है, डायरेक्ट लेबर। और इनडायरेक्ट जब हम ओवरहेड बोलते हैं तो इसका क्या मतलब होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंस कहां गया, अरे डायरेक्ट एक्सपेंस होगा तब तो आएगा, होता ही नहीं है, ठीक है ये बात। चलिए अब एक एक्सेप्शनल बात आपसे करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस आपको बहुत एक्सेप्शनली दिखाई देगा, हर इंडस्ट्री में नहीं दिखेगा। एक यूनिट की वजह से कोई खर्चा लग रहा हो, पहले तो आप सोच के बताओ ना, तो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा। और पता है आप वो स्टूडेंट हो जो ये सब कुछ पढ़ चुके हो, ठीक है। जब बताइए कोई एक कॉस्ट जो मटेरियल नहीं, लेबर नहीं, तो वो एक्सपेंस हो गई, और वो डायरेक्टली रिलेटेड हो आउटपुट से।
हमेशा ये खर्चा कैसा होता है, रॉयल्टी नेचर का। पता है, हो सकता है कि हम जो प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, जीन्स जो तैयार कर रहे हैं, वो हमने किसी से डिजाइन ले रखी है, और जिससे हमने जीन्स की डिजाइन ली है वो हमसे पर जीन्स 10 रुपए लेता है। तो बताइए, जिससे हमने जीन्स की डिजाइन ली है उसे 10 रुपए पर जीन्स हम देते हैं, तो क्या ये मटेरियल का खर्चा हुआ 10 रुपए, लेबर का हुआ? तो क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ। जिससे आपने डिजाइन ली है उसे 10 रुपए देते हो, तो ना तो वो मटेरियल है, ना तो लेबर है, एक्सपेंस है। या ये बताइए, क्या एक एक यूनिट की वजह से है? हाँ, हर 10 रुपया खड़ा होता है तो कौन खड़ा हो जाता है, एक प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। दूसरा 10 रुपया, दूसरा प्रोडक्ट तैयार होता है लेने के लिए, ठीक है। हर एक प्रोडक्ट की वजह से 10-10 रुपए का खर्चा लगता है, तो यानी वो खर्चा आप कैसा है, डायरेक्ट। तो दो ही किस्म के खर्चे जो होते हैं वो आपके क्या हो सकते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस। एक तो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है अगर हम रॉयल्टी का पेमेंट करते हैं, ठीक है। रॉयल्टी मतलब डिजाइनिंग वगैरह किसी और से लिए हैं, उसके रिस्पेक्ट में रॉयल्टी पे कर रहे हैं। या फिर हम काम किसी और से करा लेते हैं, आउटसोर्स करके करा लेते हैं। अगर हम क्या करते हैं, पूरी जीन्स तैयार करते हैं, ठीक है, लेकिन मार्केट के चलन के हिसाब से हम जीन्स को फड़वा देते हैं। पूरी जीन्स तैयार करते हैं और जो मार्केट में चलन है कि जीन्स फटी हुई होती है थोड़ी सी, तो उसको हम फिर फड़वा देते हैं। हमने पहले अपने वर्कर से भी फड़वाया जीन्स, लेकिन जब हमारे वर्कर जीन्स फाड़ते थे तो पूरी फट जाती थी, ठीक है। तो हम लोग फाड़ नहीं पा रहे थे ठीक से, बहुत परेशान। एक कंपनी मिली हमको, फाड़ू कंपनी उसका नाम था, ठीक है। वो जीन्स फाड़ने में स्पेशलाइज्ड कंपनी है। वो एक जीन्स को फाड़ने का 100 रुपए लेती है, ठीक है। हम 80 रुपए में जीन्स तैयार कर देते हैं, वो 100 रुपए से फाड़ने का लेती है, ठीक है। हम उसे 100 रुपए पर यूनिट देते हैं तो वो हमारी जीन्स को फाड़ देती है। बताइए, ये 100 रुपए जो आप दे रहे हो, क्या मटेरियल का पैसा दे रहे हो? नहीं। लेबर का पैसा दे रहे हो? नहीं, लेबर तो हमारे यहाँ काम करती है। क्या है तब ये, एक्सपेंस। तो अगर आप फैक्ट्री के काम को आउटसोर्स करके कराते हो तब डायरेक्ट एक्सपेंस दिखाई देगा, या फिर अगर आप डिजाइनिंग वगैरह के रिस्पेक्ट में रॉयल्टी पे करते हो तभी डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। यही दो एग्जांपल होते ही हैं, इसके अलावा तीसरा कोई चीज नहीं होता, ठीक है। और नॉर्मली एक इंडस्ट्री अपनी डिजाइन पे काम करती है, नॉर्मली एक इंडस्ट्री आउटसोर्स काम को नहीं करती है, और इसलिए डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिखता। क्लियर है बात आपको? देखिए, अगर आपको याद भी हो तो जिस दिन आपने कॉस्टिंग स्टार्ट की थी उस दिन आपने पहला चैप्टर पढ़ा था मटेरियल, दूसरा पढ़ा था लेबर और तीसरा पढ़ा था ओवरहेड, ठीक है। तो कहां गया एक्सपेंसेस? एक्सपेंसेस आपने पढ़ा ही नहीं, क्योंकि एक्सपेंसेस होता ही नहीं है, 2 लाइन का एक्सपेंस होता है। जब शुरू हुआ उसी समय एक्सपेंस खत्म भी हो गया। सिर्फ 2 ही बात हो सकती है, ठीक है ये बात। अब देखिए, जितने डायरेक्ट खर्चे होते हैं उनकी जोड़ को प्राइम कॉस्ट कहा जाता है, और जितने इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं उनकी जोड़ को ओवरहेड कहा जाता है। अगर हमारा इनडायरेक्ट खर्चा फैक्ट्री में इंकर होता है तो फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस में इंकर होता है तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, और अगर वेयर हाउस में इंकर होता है तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। बात सबको क्लियर है कि नहीं? अब देखिए, हम फोकस ज्यादा सिर्फ फैक्ट्री और एडमिनिस्ट्रेशन पे कर रहे हैं, ठीक है। आई एम फोकसिंग मोर ऑन टू फैक्ट्री एंड एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज वेयर हाउस में क्या खर्चे लगते हैं ये आपको बहुत अच्छे से पता है। वेयर हाउस में सेल रिलेटेड खर्चे लगते हैं, ठीक है। सेलिंग वाले जो खर्चे होते हैं वो इंटायरली डिफरेंट खर्चे होते हैं प्रोडक्शन के खर्चों से, ठीक है। अब ये बताइए, फैक्ट्री में ओवरहेड का मतलब है इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फैक्ट्री में सचमुच इनडायरेक्ट मटेरियल लगता होगा? अभी तो दिखा हमको, जीन्स बनाने में इतना सारा मटेरियल, बटन लग रहा था, जिप लग रहा था, सब क्या थे, इनडायरेक्ट थे, ठीक है। यानी सचमुच इनडायरेक्ट मटेरियल होता है। इनडायरेक्ट लेबर भी होता है फैक्ट्री में, होता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होता है फैक्ट्री में, जल्दी बोलो। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होता है फैक्ट्री में, होता है, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या होंगे फैक्ट्री के? रेंटल, बिजली का बिल, पावर का बिल, ये सारे। अब एडमिनिस्ट्रेशन की बात करो, ऑफिस में अगर ऑफिस में खर्चा लगता है तो उसे क्या बोला जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। जानना आपसे ये चाहते हैं कि क्या क्या लगता होगा वहां भी, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों लगता होगा। इनडायरेक्ट लेबर लगता है जितने ऑफिशियल्स हैं, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लगता है। अरे मटेरियल ऑफिस में थोड़ी ना लगता है, ठीक है। जितना भी मटेरियल लगना होता है वो कहां लगता है, फैक्ट्री में लगता है। बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं? अनलेस वी नो दीज कॉन्सेप्ट्स वेरी वेल, आप एब्जॉर्प्शन वर्सेस मार्जिनल नहीं कर सकते। इंस्टीट्यूट ये बात मान के चलती है कि एब्जॉर्प्शन में आप बहुत कॉम्पिटेंट हो, और आपको सिर्फ मार्जिनल अगर सिखा दिया जाए तो आप दोनों का डिफरेंस इवेलुएट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हम ये बात नहीं समझते हैं, इसीलिए क्या कर रहे हैं, आपको ये सारी बात बोल रहे हैं।
एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन से खर्चे लग सकते हैं? इनडायरेक्ट मटेरियल नॉर्मली नहीं हो सकता, जितना मटेरियल लगना होगा वो फैक्ट्री में ही लग जाएगा। ऑफिस में जितने मैनेजरियल पोजीशन पे हैं वो सब हमारे लिए मैन पावर हैं, वो इनडायरेक्ट लेबर हैं। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, ऑफिस का भी किराया आता होगा, ऑफिस का बिजली बिल आता होगा, ठीक है, ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं ऑफिस के, ठीक है। फैक्ट्री में जो ओवरहेड लग रहा है वो वेरिएबल और फिक्स दोनों हो सकता है। अब हमारी बात आ गई यहां तक, हमने आपको डायरेक्ट मटेरियल समझा दिया, डायरेक्ट लेबर समझा दिया, अब ओवरहेड पे चर्चा हो रही थी और ये बात समझ में आ गई कि ओवरहेड तीनों जगह होता है, ठीक है। अब चर्चा ये हो रही है, क्या फैक्ट्री में जो ओवरहेड होते हैं वो वेरिएबल और फिक्स दोनों होते हैं? क्या फैक्ट्री में जो ओवरहेड होते हैं वो वेरिएबल और फिक्स दोनों होते हैं? हाँ, बिल्कुल होते हैं। जब बताइए, बड़े सारे इनडायरेक्ट मटेरियल आपको वेरिएबल नेचर के हमने दिखाए कि नहीं दिखाए? दिखाए तो, ठीक है। और रेंटल वगैरह का खर्चा जो है वो कैसा खर्चा है? फिक्स खर्चा है। तो फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल और फिक्स दोनों हो सकता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन में वेरिएबल और फिक्स दोनों होता होगा? हाँ, नहीं हो सकता। वेरिएबल खर्चा एडमिनिस्ट्रेशन में हो ही नहीं सकता। ऑफिस का कोई भी ऐसा खर्चा नहीं हो सकता जो सिर्फ एक प्रोडक्ट की वजह से लगता हो, ऐसा कोई नहीं हो सकता। पता है, एक प्रोडक्ट की वजह से अगर कोई खर्चा लग रहा होगा तो वो फैक्ट्री में लग रहा होगा, दिस इज गारंटीड। ऑफिस में बैठ के कैसा खर्चा लग जाएगा जो प्रोडक्ट की वजह से लग रहा हो? आपके ऑफिस में खर्चा हो रहा है और वो प्रोडक्ट की वजह से हो रहा है, मतलब फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनते जा रहा है, ऑफिस में खर्चा बढ़ते जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। कोई ऐसा खर्चा हो सकता है फैक्ट्री में? क्या कोई ऐसा ओवरहेड हो सकता है जो एक यूनिट बढ़ रही है तो ओवरहेड भी बढ़ रहा है? क्या फैक्ट्री में कोई ओवरहेड ऐसा हो सकता है कि फैक्ट्री में यूनिट्स बढ़ रही हैं तो ओवरहेड भी बढ़ रहा है? ऐसा हो सकता है? क्या फैक्ट्री में ऐसा हो सकता है कि यूनिट्स आपकी बढ़ रही हैं तो ओवरहेड भी बढ़ रहा है? हो सकता है। कौन सा एग्जांपल? जींस के एग्जांपल में बटन का खर्चा, बटन इज एन ओवरहेड, इनडायरेक्ट खर्चा है। आपका जींस बढ़ेगा तो बटन बढ़ेगा। अब जरा सोच के देखो, जींस बनाने वाली कंपनी के ऑफिस में कौन सा ऐसा खर्चा होता होगा कि जींस जितनी बढ़ते जा रही है खर्चा बढ़ते जा रहा है ऑफिस में? नहीं हो सकता। जितनी भी हम हमारा क्या क्या खर्चा ऑफिस में होता है, हम मैनेजरियल रेमुनेशन सारी पे कर रहे हैं, ठीक है, जितने ऑफिशियल है उनको रेमुनेशन दे रहे हैं, और साथ ही साथ क्या कर रहे हैं, हम बड़े सारे खर्चे उठा रहे हैं, रेंटल के, बिजली बिल, ये सब कुछ उठा रहे हैं। क्या ये कोई भी खर्चा पर यूनिट होता है? क्या एक यूनिट की वजह से लगता है? नहीं। ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा होता ही नहीं है। क्लियर है बात सबको? बट वी आर प्रिपेयरिंग आवरसेल्फ फॉर अ थ्योरेटिकल एग्जाम। आई एम नॉट वेरी श्योर कि अगर आपको एग्जाम में कभी थ्योरेटिकली एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड वेरिएबल लिख दिया तो आई कैन नॉट फाइट विद दैट क्वेश्चन। हम लड़ाई थोड़ी ना करेंगे अब उस क्वेश्चन से कि एडमिनिस्ट्रेशन में कोई वेरिएबल ओवरहेड हो ही नहीं सकता। और आपके एग्जाम में ऐसा किया हुआ भी है, ठीक है, नॉट मेनी टाइम्स, बट रेयरली आपको ऐसी सिचुएशन दिख सकती है जहां पे एग्जामिनर क्या करता है, लिखता है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड वेरिएबल, ठीक है। देखिए, हम एक रिमोट चांस बता रहे हैं जहां पे वेरिएबल हो सकता है, एक रिमोटेस्ट चांस जो पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। पता है, हम अपनी ऑफिस में एक पर्टिकुलर पर्सन है, मैनेजर है मेरा, जो ऑफिस में बैठता है, हम उसको पर यूनिट कुछ रेवेन्यू देते हैं, हम उसको बोनस देते हैं 1 रुपया पर यूनिट का। मेरे पास एक मैनेजर है जो ऑफिस में बैठता है और उसको हम बोनस देते हैं 1 रुपया पर यूनिट का। बताइए ये खर्चा कैसा है? वेरिएबल है और ऑफिस का खर्चा है कि नहीं है? लेकिन ऐसा कभी होता नहीं, ऑफिस में बैठे किसी पर्सन को कभी भी फैक्ट्री बेस्ड बोनस नहीं मिलता। पता है फैक्ट्री वाला बोनस किसको मिलता है? जो फैक्ट्री में सुपरवाइजर बैठा होगा उसको मिलेगा, प्रोडक्शन मैनेजर को मिलेगा, वो भी फैक्ट्री में बैठता है, ठीक है, लेबर को मिलेगा, वो फैक्ट्री में रहता है। सारे खर्चे जितने फैक्ट्री में होते हैं उन्हीं को बोनस भी मिलता है। मेरे किसी भी ऑफिशियल को कभी भी बोनस नहीं मिलता, एंड दैट टू प्रोडक्शन बेस्ड, कभी नहीं, ठीक है। देखिए, उसके बाद जो बोनसेस मिलते हैं वो सेल बेस्ड मिलते हैं, और सेल बेस्ड बोनस मिलता है वो किसको मिलता है? सेल्स वालों को, सेल्स वालों को मिलता है सेल बेस्ड बोनस, कि 1 यूनिट बेचोगे तुमको 5 रुपए का कमीशन देंगे, तो वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड वेरिएबल हो सकता है। यानी ऑफिस में कोई ऐसा खर्चा नहीं हो सकता जो आपका पर यूनिट होता हो। क्लियर है बात आपको? तो हमारे पर यूनिट खर्चे सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री में हो सकते हैं, या फिर कहां हो सकते हैं? सेल में हो सकते हैं।
या तो फैक्ट्री में होंगे या तो फिर सेल में होंगे। ऑफिस में पर यूनिट खर्चा नहीं होता, ऑफिस में हमेशा फिक्स्ड खर्चे होते हैं। ठीक है, क्या आपको लगता है कि ऑफिस में चार्टर्ड अकाउंटेंट काम कर रहा है? कंपनी कहती है जितनी यूनिट हम बनाएंगे उतने पे तुमको 5 रुपए पर यूनिट देंगे, या कंपनी ऐसे कहती है जितना मेरा प्रॉफिट आएगा उसके हिसाब से तुमको क्या करेंगे, बोनस देंगे। अगर ऐसा होने लग जाए तो चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रॉफिट बढ़ा देगा। ठीक है, अरे प्रॉफिट बनाना तो मेरे ही हाथ में है, क्या प्रॉफिट बनाएंगे, कौन से खर्चे को डेफर्ड रेवेन्यू ट्रीट करेंगे, किसको रेवेन्यू ट्रीट करेंगे, किसको कैपिटलाइज करेंगे। प्रॉफिट क्या मैनिपुलेट कर लोगे कि नहीं? आप इतने कॉम्पिटेंट तो हो ही, आप प्रॉफिट आप मैनिपुलेट कर लोगे तो निश्चित है प्रॉफिट बेस्ड बोनस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को नहीं मिलता। ठीक है, द थिंग इज दिस कि एडमिनिस्ट्रेशन का हर एक खर्चा फिक्स्ड होता है, इट इज नेवर वेरिएबल। ठीक है, लेकिन हम वेरिएबल को भी लिख रहे हैं, और जब हम आपको टेबुलेशन प्रेजेंटेशन देंगे तो वहां भी वेरिएबल लिख देंगे, जहां नहीं होगा हम इग्नोर कर देंगे। लेकिन अगर रेयरेस्ट चांस, कहीं 1% चांस अगर एग्जाम में दिख गया तो हम कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में आपको कभी भी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड वेरिएबल नहीं दिखेगा। नाउ कमिंग टू सेल्स। सेल रिलेटेड खर्चे आपके जो हैं वो वेरिएबल भी हो सकते हैं, फिक्स भी हो सकते हैं। वेरिएबल कैसे होते हैं? जो खर्चे हम पर यूनिट सेल पे दे रहे हैं, और जितने खर्चे हमारी इन टोटालिटी इंकर होते हैं दैट इज माय फिक्स्ड ओवरहेड। अगर मेरे सेल्समैन की जो फिक्स सैलरी है वो फिक्स खर्चा है, वेयर हाउस का जो किराया है वो फिक्स खर्चा है, सेल्समैन को हम कमीशन पर यूनिट देते हैं वो क्या है, मेरा वेरिएबल खर्चा है। ठीक है, तो सेलिंग के खर्चे भी फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों हो सकते हैं। अब वापस से हम इनकम स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं, लेकिन जब इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो चर्चा फिर से बड़ी सारी आएगी। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाना है एक बार रिपीट कराइए हमको। इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए प्रोडक्ट का खर्चा घटाओ, बाकी खर्चा घटाओ, ये सिस्टम होता है। प्रोडक्ट का खर्चा, बाकी खर्चा। प्रोडक्ट का खर्चा किसको बोलते हैं? फैक्ट्री के खर्चे को प्रोडक्ट का खर्चा बोलते हैं, और ऑफिस वेयरहाउस को बाकी खर्चा बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट का खर्चा, बाकी खर्चा घटाओगे एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में तो आपको प्रॉफिट पता चल जाएगा। लेकिन अगर हम मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करें तो मार्जिनल कॉस्टिंग ये कहता है कि कोई भी फिक्स्ड खर्चा प्रोडक्ट का खर्चा होता ही नहीं। ठीक है, यानी जब हम मार्जिनल कॉस्टिंग में बात करेंगे तो फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स्ड वाले कंपोनेंट को हम लोग कभी भी प्रोडक्ट के खर्चे की तरह डिडक्ट नहीं करेंगे। तो चलिए अब इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। एब्जॉर्प्शन अप्रोच बनाइए, कैसे बनाएंगे जल्दी बोलो, पहले बोल दो फिर लिखवाते हैं। इनकम स्टेटमेंट एब्जॉर्प्शन अप्रोच क्या करें? पहले ये चार खर्चा, ऐसे बोलो, सेल में से ये चार खर्चा क्या घट गया? फैक्ट्री का खर्चा। उसके बाद क्या घटाते? फिर ये एडमिनिस्ट्रेशन घटा दीजिए, ये सेलिंग घटा दीजिए, आ गया प्रॉफिट। ठीक है, ये क्या था? एब्जॉर्प्शन। मार्जिनल की बात कीजिए, प्रोडक्ट का खर्चा पहले, तो प्रोडक्ट का खर्चा ये तीन, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल। और क्या करें फिर सारे वेरिएबल खर्चे घटाओ, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग में पहले कंट्रीब्यूशन आता है। ठीक है, और फिर किसकी बात आती है? प्रॉफिट की। तो फिर ये दोनों, एडमिनिस्ट्रेशन का वेरिएबल और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएबल, ऑल्दो एडमिनिस्ट्रेशन का वेरिएबल होगा नहीं। ठीक है, लेकिन हम लोग लिखेंगे, नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन का वेरिएबल, सेलिंग का वेरिएबल घटाएंगे, क्या आ गया? कंट्रीब्यूशन। फिर क्या करें? तीनों फिक्स कॉस्ट घटा दीजिए, आ गया प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट पहले हम कराएंगे मार्जिनल अप्रोच। चलिए देखिए, सेल्स लेस फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल में से फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब जितना माल आपने बेचा है उसकी फैक्ट्री कॉस्ट को घटा दीजिए। ठीक है, अब एक बार फिर से हमको बता दीजिए कि अगर आपने 100 यूनिट बनाया है और बेचा सिर्फ 90 यूनिट है,
तो खर्चा 90 यूनिट का फैक्ट्री का घटाएं या पूरी 100 यूनिट का घटा दें? हाँ, 90 यूनिट का। अगर आपने 100 यूनिट बनाया और 90 यूनिट बेचा तो खर्चा 90 यूनिट का ही घटता है। प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट ऐसे थोड़ी ना बनती है कि हम बेचे 10 यूनिट है, बनाए 1000 यूनिट है, तो 1000 यूनिट का खर्चा घटा दिया, कह रहे हैं घाटा हो गया। अरे तो घाटा तो दिखेगा ही, ठीक है। जितनी यूनिट बेचे उतनी यूनिट का खर्चा घटाया जाता है, ठीक है। और फैक्ट्री में जो खर्चा लगा होता है वो कितनी यूनिट का होता है? हाँ, अरे वो तो जितनी यूनिट बनाए उसका लगा है, ठीक है। तो पता है फैक्ट्री कॉस्ट में एक एडजस्टमेंट करनी होगी आपको। क्या एडजस्टमेंट करनी होगी? उतने यूनिट की फैक्ट्री कॉस्ट बनानी होगी जितना यूनिट हमने बेचा है। सबको क्लियर है बात? फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में तो हम देखिए क्या लिख रहे हैं, ओपनिंग स्टॉक, इसमें ऐड कर देंगे प्रोडक्शन और लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो ये हो जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बताइए हो जाएगा कि नहीं? हमने ओपनिंग और क्लोजिंग की एडजस्टमेंट कर दी तो पता चल गया कितना माल बेचे। एक बार के लिए ऐसे मान लो ओपनिंग नहीं है, कुछ ओपनिंग नहीं है, बनाए 100 यूनिट और हमने क्या किया, क्लोजिंग में 10 यूनिट पड़ी थी और 10 यूनिट का खर्चा कम कर दिया, तो कितनी यूनिट का खर्चा आया? 90 यूनिट का ही तो आया, ठीक है। अच्छा ये बताओ 100 यूनिट हमने बनाई लेकिन बेची 110 यूनिट है, तब खर्चा कितनी यूनिट का घटना चाहिए? 110। तो हम ओपनिंग 10 यूनिट का खर्चा जोड़ देंगे, प्रोडक्शन वाली 100 यूनिट का जोड़ देंगे, अपने आप 110 यूनिट का खर्चा आ जाएगा। तो आप ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन लेस क्लोजिंग करोगे तो अपने आप आपको क्या मिल जाता है? ऐसे में जितनी यूनिट आपने बेची है उतने यूनिट का फैक्ट्री का खर्चा, ठीक है। ये तीन खर्चों के अंदर कौन कौन सा खर्चा इंक्लूडेड है? इसके अंदर कौन कौन सा खर्चा इंक्लूडेड है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और क्या? वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। तीन चीजें होती हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। लेकिन यही जब एब्जॉर्प्शन अप्रोच में बात करेंगे तो पता है इनमें क्या चीज पे वैल्यूएशन हुई होगी? फैक्ट्री के खर्चे का मतलब क्या होता है वहां पे एब्जॉर्प्शन में? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड और फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। तो चलिए स्टार बना लीजिए और कहीं लिखिए स्टार का मतलब क्या है, लिखिए it shall be valued at direct material, direct labor and variable factory overhead। ठीक है ये बात। अच्छा अब हम क्या बोलते हैं मार्जिनल अप्रोच में? हमने जो जो बोला है अब आप हमको बोलते जाओगे तभी हमें ठीक लगेगा। इसके बाद क्या करते हैं हम? बाकी वेरिएबल खर्चे। तो बाकी वेरिएबल खर्चे बताओ क्या है? लेस, हाँ बोलो, एडमिनिस्ट्रेशन का वेरिएबल और सेलिंग का वेरिएबल। तो हम लिख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड वेरिएबल और सेलिंग ओवरहेड वेरिएबल। और ध्यान दीजिएगा एक बात हम आपको बता दें कि एडमिनिस्ट्रेशन का ओवरहेड वेरिएबल नॉर्मली होता ही नहीं है, तो बस इसमें से सेलिंग घटाया जाता है, ठीक है। दिस इज फॉर द रीजन कि अगर आप किसी बुक को रेफर करते हो और अगर आपको कभी दिखाई दे कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड वेरिएबल नहीं घटा हुआ है तो रीजन ये घटा हुआ नहीं है, ये नहीं है, रीजन ये है कि ये होता नहीं है, ठीक है, इसलिए उसने नहीं कंसिडर किया। इसे कहा जाता है कंट्रीब्यूशन। अच्छा अब क्या बच गया घटाने को? अब फिक्स खर्चा तीनों का बच गया है क्या? तीनों का बच गया है। लेस कीजिए इसमें से, लेस फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स्ड ओवरहेड, तीनों का फिक्स्ड ओवरहेड, तीनों का ही।
दिस विल गिव यू प्रॉफिट। ठीक है ये बात। तो देखिए अगर आप ये स्टेटमेंट भूल भी जाओगे तो अगर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है तो आप तुरंत इसको कर सकते हो, फैक्ट्री का खर्चा बाकी खर्चा। ठीक है, और कंप्यूटेशन ऐसे करनी है कि कंट्रीब्यूशन एक बार आए फिर प्रॉफिट आए। चलिए दूसरा अप्रोच, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। एब्जॉर्प्शन अप्रोच। सेल्स, सेल में से हम क्या घटाएंगे, फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फैक्ट्री कॉस्ट का ही मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट कॉस्ट। फैक्ट्री में जितनी यूनिट बनी है उसका खर्चा नहीं घटाएंगे, जितनी यूनिट बेचे हैं उसका खर्चा घटाएंगे। तो देखिए ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन वाला सारा खर्चा लेस क्लोजिंग स्टॉक। इस पे एक हैश का साइन बना दीजिए। ये तीनों की वैल्यूएशन करते समय क्या क्या कंसीडर होता है, सारे फैक्ट्री के खर्चे। ठीक है लिखिए। अच्छा ये बात अब आप समझ लीजिए, आप इतने मेच्योर हो, जब भी हम मटेरियल बोलते हैं तो इसका मतलब सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल ही होता है। जब हम मटेरियल बोलते हैं तो इसका मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोथ नहीं होता, ओनली डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, क्योंकि इनडायरेक्ट मटेरियल को हमेशा ओवरहेड बोला जाता है। ठीक है लिखिए, इट इंक्लूड्स मटेरियल लेबर, मटेरियल लेबर, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड और फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री तक की कहानी पूरी हो चुकी है, अब क्या घटा दें और, हाँ एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग दोनों घटा दीजिए। ठीक है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में भी क्या पहले कंट्रीब्यूशन निकाला जाता है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट कौन देता है हमें, मार्जिनल अप्रोच। तो इसके बाद हम घटाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, लिखिए फिक्स्ड एंड वेरिएबल दोनों। उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। ये होता है प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। तो आपको मिलता है प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। ये प्रॉफिट क्यों नहीं है पहले तो आपको ये समझाएंगे, व्हाई इज इट नॉट प्रॉफिट। जब सब कुछ घट गया तो प्रॉफिट तो आ जाना चाहिए, तो प्रॉफिट क्यों नहीं आ रहा है। जैसे इसी की बात करेंगे।
यहां जितने खर्चे आपको दिखाई दे रहे हैं, फैक्ट्री के जितने खर्चे होते हैं वो प्रोडक्ट जब बनते जाता है तो खर्चा चार्ज होते जाता है, ठीक है, ये कहलाता है प्रोडक्ट का खर्चा। लेकिन फैक्ट्री के बाहर जो खर्चे होते हैं, ठीक है, जिन्हें आप प्रोडक्ट के साथ कंसिडर नहीं करते हो, वो सारे खर्चे ईयर एंड पे जब पीरियड बीतता है तब लग घटाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितने, ऐसे समझिए, हम एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, आज 5 यूनिट बना के तैयार कर दिए, तो प्रोडक्ट की कीमत आज 5 यूनिट की बताएंगे कि साल के अंत पे बताएंगे? आज बताएंगे। आज 5 यूनिट तैयार किए हैं तो प्रोडक्ट की कीमत आज बताएंगे। अगर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी साल के अंत पे प्रोडक्ट की कीमत बताने लग गई तो पता है क्या करेगी? एक साल बनाएगी, अगले साल बेचेगी, ठीक है। ये अकाउंटिंग और कॉस्टिंग में यही तो बेसिक अंतर होता है। कॉस्टिंग उस दिन होती है जिस दिन प्रोडक्ट तैयार होता है, अकाउंटिंग साल के अंत पे होती है, ठीक है ये बात। अगर कॉस्टिंग साल के अंत पे हो रही होती तो शायद रिकवरी रेट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। फिक्स खर्चे हमें साल के आखिरी दिन पता चल जाते, उसी दिन बता देते खर्चा कितना है, ठीक है। हमें प्रोडक्ट उसी दिन खर्चा बताना है जिस दिन हमने प्रोडक्ट बनाया है, तभी तो हम रिकवरी रेट निकालते हैं। हम अंदाज लगाते हैं कि फिक्स खर्चा कितना होगा, हम कितना प्रोडक्ट बना लेंगे, और फिर पर यूनिट का खर्चा एस्टिमेटेड बेसिस पे निकालते हैं, सो दैट कि हम प्रोडक्ट की कीमत उस दिन बता पाए जिस दिन हमने प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है। तो प्रोडक्ट की कीमत होती क्या है? प्रोडक्ट की कीमत मार्जिनल अप्रोच में क्या क्या होती है? सिर्फ ऊपर के तीन, ये और ये। क्या ये तीनों खर्चे आपको उस दिन पता चल जाते हैं जिस दिन आप प्रोडक्ट बनाते हो? क्या डायरेक्ट मटेरियल आपको उसी दिन पता होता है जिस दिन आप प्रोडक्ट बना रहे हो? साफ पता होता है डायरेक्ट मटेरियल, अरे प्रोडक्ट का खर्चा है, पता है हमको। जीन्स के लिए कपड़ा आया है 400 रुपए का, तो 400 रुपया खर्चा हो गया है, पता है हमको ये बात, ठीक है। डायरेक्ट लेबर आपको उसी दिन पता होता है, पता तो है मजदूर को कितना दिए हो तुमको खुद नहीं मालूम है, जीन्स बनाया है कितना दिए हो वही तो है लेबर चार्जेस, ठीक है, पता है हमको ये बात। फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल, फैक्ट्री में ओवरहेड वेरिएबल बताइए क्या क्या लगा था जीन्स बनाने में? बटन, जेब, थ्रेड, कितना लगा है नहीं पता है क्या? कि पता है? पता है। किस दिन पता है? जिस दिन बना है उस जीन्स उसी दिन पता है? यस पता है, ठीक है। फिक्स्ड ओवरहेड फैक्ट्री का, फिक्स्ड ओवरहेड फैक्ट्री रेंट का खर्चा, बिजली बिल का खर्चा, जिस दिन प्रोडक्ट बनाए उस दिन पता है। बिजली बिल तो महीने के अंत पे आएगी तब पता चलेगा, ठीक है। बिजली बिल, किराया साल भर बीतेगा तब पता चलेगा, साल भर बीतेगा तो पता चलेगा पर यूनिट। हम क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? क्योंकि हमको किराया तो पता है कि साल का 5 लाख रुपए है, लेकिन एक यूनिट का किराया कितना है ये कब पता चलेगा? वो तो साल बीतने के बाद पता चलेगा ना। पहले देखे तो साल भर में कितना बनाए हैं माल, क्योंकि 5 लाख रुपए का अगर किराया है और आपने 5 लाख यूनिट साल में बना ली तो किराया एक यूनिट का कितना? 1 रुपया। और अगर आपने साल भर में से 50,000 यूनिट बनाई तो किराया एक यूनिट का कितना? 10 रुपया। तो किराया एक यूनिट का कितना है वो तो तब पता चलेगा जब महीना बीते, साल बीतेगा, ठीक है। बिजली बिल हमको कब पता चलेगा कि एक यूनिट का कितना है? अरे पूरा साल बीतने तो दो, सारा बिजली बिल इकट्ठा हो, सारी यूनिट इकट्ठा हो, तब ना पर यूनिट बताएंगे कितना हुआ, ठीक है। तो ये खर्चा जो फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स्ड है ये साल के अंत पे पता चलता है, ठीक है। लेकिन साल के अंत पे पता कहां पे चल रहा है? एब्जॉर्प्शन अप्रोच में। मार्जिनल अप्रोच में तो सिर्फ यही 3 खर्चा होता है, और ये तीनों उस दिन पता होता है जिस दिन प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। अब बाकी सारे खर्चे मार्जिनल अप्रोच में कब घटते हैं? साल के अंत पे। ये साल के अंत पे घट रहा है। सिर्फ ध्यान दीजिएगा, जितना हम बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो उस दिन घटता है जिस दिन प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। अब बाकी खर्चे साल के अंत पे घटते हैं। आपको फिर से इनकम स्टेटमेंट दिखाएं, देखिए। जब हम एब्जॉर्प्शन अप्रोच में कॉस्टिंग कर रहे थे तो पता है कितना खर्चा आपका तुरंत घट रहा था ऑन द डे ऑफ प्रोडक्शन इटसेल्फ? कौन सा खर्चा कंसिडर हो रहा था? ये वाला फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और पता है ये फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब क्या क्या होता है? मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड, ठीक है। जबकि मार्जिनल अप्रोच में फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड। यानी मार्जिनल अप्रोच में क्या होता है? ये 3 खर्चे उस समय घटते हैं जिस समय आप प्रोडक्ट बना रहे होते हो और आपको जेन्युइनली ये तीनों खर्चा पता होता है कि एक्चुअल में क्या है। बाकी खर्चा ईयर एंड पे घटाते हो तो उस समय एक्चुअल में पता होता है क्या है, तो सीधे प्रॉफिट आ जाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं सबको? कि हम 3 खर्चा प्रोडक्ट बनाते समय घटाते हैं
और वो तीनों खर्चा क्या होता है प्रोडक्ट बनाते समय ये बात हमें पता होती है, और बाकी खर्चे ईयर एंड पे घटाते हैं, तो ईयर एंड पे तो सब चीज पता चल ही जाता है कितना है, घटा दिया प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब देखिए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या दिक्कत आ रही है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आप ये चार खर्चे किस समय घटा रहे हो, जिस समय प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, और ये चार खर्चे कब घटा रहे हो, ईयर एंड पे, तो इसमें तो परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, इन चार खर्चों में से भी चारों खर्चे में परेशानी नहीं है, ये तीन खर्चे में कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ इस खर्चे में परेशानी है, फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स्ड, इसमें परेशानी है। ठीक है, ये फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स्ड कभी कभी आपसे ज्यादा चार्ज हो जाता है और कभी कभी कम चार्ज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। ठीक है, ओवर एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है खर्चा आपसे ज्यादा चार्ज हो गया है, और अंडर एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, खर्चा आपसे कम चार्ज हो गया है। बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं। ये परेशानी कहां आएगी, सिर्फ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आएगी। और कौन से ओवरहेड की वजह से ये परेशानी आएगी, सिर्फ फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स की वजह से ये परेशानी आएगी। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, हम ये खर्चा कैसे चार्ज करते हैं। फैक्ट्री का किराया है 1 लाख रुपया। ठीक है, हमने सोचा था कि हम 1 लाख यूनिट बना लेंगे, तो हमने किराया कितना चार्ज किया, 1 रुपए पर यूनिट। अब बनाए पता है कितनी यूनिट, सिर्फ 80,000 यूनिट। तो रिकवर कितना हुआ, प्रोडक्शन में खर्चा कितना चार्ज हुआ, हम 1 यूनिट पे 1-1 रुपया लगा रहे हैं, 80,000 यूनिट बनाए, तो फैक्ट्री में खर्चा कितना चार्ज हुआ, 80,000, जबकि लगा कितना खर्चा, 1 लाख। तो आपने 20,000 रुपया का खर्चा कम चार्ज किया है। ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग में ये परेशानी नहीं आ रही थी, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग में तो आपने सीधे सीधे ईयर एंड पे कितना घटा दिया, 1 लाख रुपया घटा दिया फैक्ट्री का। लेकिन एब्जॉर्प्शन अप्रोच में तो 80,000 ही घटा ना, तो 20,000 रुपया अब हम और घटाएंगे, तब जाके क्या होगा, प्रॉफिट सही होगा। ठीक है, तो ओवर एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है खर्चा ज्यादा चार्ज हो गया है। खर्चा जब ज्यादा चार्ज हो जाता है तो प्रॉफिट कम हो जाता है, ऑलरेडी हमें प्रॉफिट बढ़ाना पड़ता है। अंडर एब्जॉर्प्शन, हमारे वाले एग्जांपल में अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ, तो अंडर एब्जॉर्प्शन हमें क्या करना पड़ेगा, और घटाना पड़ेगा। 20,000 रुपया कम चार्ज हुए तो और चार्ज करो, तब प्रॉफिट सही होगा। ठीक है, तो ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड इज टू बी एडेड, अंडर एब्जॉर्प्शन इज टू बी डिडक्टेड, तो आपको क्या मिलेगा, सही प्रॉफिट। जोर तो नहीं ना पड़ रहा है दिमाग पे। प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, अब इसके बाद एडजस्टमेंट कीजिए इसमें, प्लस ओवर एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है खर्चा ज्यादा चार्ज हो गया। खर्चा अगर ज्यादा चार्ज हो गया तो प्रॉफिट पे क्या असर आया है, कम हो गया है, बढ़ा दीजिए प्रॉफिट, ऐड कीजिए ओवर एब्जॉर्प्शन। कौन से ओवरहेड की बात हो रही है, ओनली फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, लेस अंडर एब्जॉर्प्शन से खर्चा कम चार्ज हुआ है, खर्चा कम चार्ज हुआ है यानी प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, प्रॉफिट सही कीजिए, अंडर एब्जॉर्प्शन को घटा दीजिए। ठीक है, ये बात चलिए हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं अंडर एब्जॉर्प्शन एंड ओवर एब्जॉर्प्शन, बिकॉज आई फील कि आपको अंडर एब्जॉर्प्शन ओवर एब्जॉर्प्शन हो सकता है ठीक से समझ में ना आता हो। ठीक है, तो जस्ट डिस्कसिंग, बस 5 मिनट लेंगे आपका अंडर एब्जॉर्प्शन ओवर एब्जॉर्प्शन समझाने के लिए। देखिए बजटेड ओवरहेड, बजटेड ओवरहेड पहले हम क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं खर्चे का। ठीक है, मान लीजिए मेरा अनुमान है खर्चे का 1 लाख रुपया। देखिए बिजली बिल भी फैक्ट्री ओवरहेड है कि नहीं है, और रेंटल भी फैक्ट्री का क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड है। देखिए रेंटल में अंदाज लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन बिजली बिल में अंदाज लगाने की जरूरत पड़ती होगी कि नहीं, पड़ती होगी। तो अब हम बिजली बिल के हिसाब से बात कर रहे हैं, क्योंकि रेंटल के हिसाब से बात नहीं हो पाएगी यहाँ पे। ठीक है, हम बजट बना रहे हैं ओवरहेड का कितना, 1 लाख रुपया। ठीक है,
फिर उसके बाद दूसरा काम किया जाता है, बजटेड यूनिट बनाई जाती है। बजटेड यूनिट मान लीजिए हमने प्लान किया है यूनिट 10,000, ठीक है। तो अब इस दोनों की मदद से क्या निकलता है, रिकवरी रेट। कितना आएगा रिकवरी रेट, 1 लाख डिवाइडेड बाई 10,000 यूनिट, कितना, ₹10 पर यूनिट। रिकवरी रेट से क्या मिलता है पता है, रिकवर्ड ओवरहेड। रिकवर्ड ओवरहेड कैसे रिकवर्ड ओवरहेड आता है, एक्चुअल आउटपुट इनटू रिकवरी रेट, ठीक है। इनटू रिकवरी रेट। मान लीजिए हमारी एक्चुअल आउटपुट है 10,500, तो इनटू रिकवरी रेट 10 रुपया, ये क्या हो जाएगा, 1,05,000 रुपया। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिकवर्ड ओवरहेड, ठीक है। अंडर एब्जॉर्प्शन या ओवर एब्जॉर्प्शन बता सकते हो आप, ओवर एब्जॉर्प्शन कितने का, गलत हो आप सब गलत हो, बताइए। एक्चुअल से कंपेयर होता है, ठीक है। दिस नीड टू बी कंपेयर्ड विथ एक्चुअल। आप हमसे पूछिए कि एक्चुअल ओवरहेड क्या है, देखिए एक्चुअल ओवरहेड क्या है, एक्चुअल ओवरहेड है 1,25,000 रुपया। अब बताइए क्या हुआ है, अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, रिकवर्ड ओवरहेड निकलता है किसकी मदद से, रिकवरी रेट की मदद से, ठीक है। और रिकवरी रेट किससे मिलता है, बजटेड ओवरहेड से। लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं तो किसको कंपेयर करते हैं, रिकवर्ड और एक्चुअल को कंपेयर किया जाता है, ठीक है। ये बात यहां पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, अंडर एब्जॉर्प्शन, ठीक है बात। और अब एक लास्ट बात, हमको ये बताइए, हमने तो सारी बात कर ली अब आपसे, क्या प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग जो आया होगा दोनों एक आया होगा कि नहीं, बस अब ये बात आखिरी बात, जो प्रॉफिट मार्जिनल में आया है और एब्जॉर्प्शन में आया है, क्या दोनों प्रॉफिट अब ये एक होगा कि नहीं होगा। ये रहा प्रॉफिट एब्जॉर्प्शन का, और इसके ऊपर हमने निकाला था ये मार्जिनल का प्रॉफिट, ये दोनों प्रॉफिट एक है कि नहीं है, हाँ एक ही आएगा, दोनों एक नहीं आएगा, दोनों एक नहीं आएगा। अब बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा तो आपको बात समझ में आएगी अंतर कहां हो गया। जबकि आपको तो दिखाई दे रहा है कि हम तो सारे खर्चे कर ही लिए एडजस्ट, एक ही जगह अंतर था, वो भी किसमें, फैक्ट्री वाला फिक्स्ड ओवरहेड, ठीक है। और उसकी भी एडजस्टमेंट कर ही दी अंडर एब्जॉर्प्शन ओवर एब्जॉर्प्शन, तो अब कहां परेशानी आ गई, अब तो प्रॉफिट बराबर हो ही जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब क्या अंतर है, ये कौन सा अप्रोच है हमारा, मार्जिनल अप्रोच है हमारा। देखिए मार्जिनल अप्रोच में फैक्ट्री का ओवरहेड कितना चार्ज हुआ उसकी बात करना है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, प्रोडक्शन और क्लोजिंग स्टॉक, इसमें क्या कहीं भी आपने फैक्ट्री का फिक्स्ड ओवरहेड कंसीडर किया, नहीं। यानी आपने नीचे जब फैक्ट्री का फिक्स्ड ओवरहेड घटाया तो कितना घटाया, जितना इस साल इंकर हुआ, ध्यान दीजिएगा, जितना इस साल इंकर हुआ, ना कि उतनी यूनिट का जितना आपने बेचा। बहुत ध्यान से सुनिए इस बात को, इस बार हमने 100 यूनिट बनाई थी, ठीक है, और मेरा फैक्ट्री फिक्स्ड ओवरहेड 1,00,000 रुपया था, हमने 100 यूनिट बनाई थी, फैक्ट्री फिक्स्ड ओवरहेड मेरा 1,00,000 रुपया था, ठीक है। बेचे हैं सिर्फ 80 यूनिट, तो क्या 80 यूनिट का हमने फैक्ट्री ओवरहेड घटाया, नहीं, हमने तो पूरा 1,00,000 रुपया घटा दिया। क्लियर हो रही है बात। अब देखिए यहां क्या हो रहा है, यहां पे आप प्रोडक्शन कितनी यूनिट की है, 100 यूनिट, तो पता है फैक्ट्री का 1,00,000 रुपया पूरा खर्चा पहले तो जुड़ा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब क्लोजिंग स्टॉक आपने घटा दिया 10 यूनिट, तो 10 यूनिट का फैक्ट्री का फिक्स्ड खर्चा भी घट गया।
बात समझ में आ रही है हम क्या कह रहे हैं? आपने 100 यूनिट का खर्चा जोड़ा प्रोडक्शन में, तो क्या क्या कंसीडर किया? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड और फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड। और फिर 10 यूनिट आपकी क्लोजिंग स्टॉक थी तो वो आपने एडजस्ट कर दी, तो 10 यूनिट का खर्चा जब घटाए तो क्या क्या ऑटोमेटिक घट गया? अरे फैक्ट्री फिक्स्ड ओवरहेड भी तो 10 यूनिट का घट गया। तो पता है यहां पे खर्चा फैक्ट्री का फिक्स्ड ओवरहेड कितनी यूनिट का आया? उतनी यूनिट जितनी आपने बेची, ठीक है। और पता है मार्जिनल अप्रोच में फैक्ट्री ओवरहेड हमेशा कितनी यूनिट का घट जाता है? जितना आपने इस साल इंकर किया। मार्जिनल अप्रोच में फैक्ट्री फिक्स्ड ओवरहेड घटता है साल में जो इंकर हुआ, जबकि एब्जॉर्प्शन अप्रोच में फैक्ट्री ओवरहेड उतनी यूनिट का घटता है जितनी यूनिट आपने बेच रखी है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन, अंडर एब्जॉर्प्शन, ओवर एब्जॉर्प्शन से कुछ नहीं हो रहा है, वो सिर्फ प्रोडक्शन एडजस्ट हो रहा है, इसीलिए हमने वो भी डिस्कस किया था। चलिए देखिए, हमने यहां पे 100 यूनिट बनाई और 90 यूनिट से बेची, ठीक है। 100 यूनिट का खर्चा यहां पे फैक्ट्री का डलेगा, इसमें से 10 यूनिट का खर्चा हट जाएगा और कितनी यूनिट का खर्चा बाहर आएगा? सिर्फ 90 यूनिट का, ठीक है। अब देखिए, आप जब रिकवरी रेट निकालते हो तो कितना रिकवरी रेट निकालते हो? बस्टेड खर्चा करते हो डिवाइडेड बाई बस्टेड यूनिट, ठीक है। बस्टेड खर्चा था मेरा 9,000 रुपया, ठीक है। बस्टेड यूनिट थी मेरी 1,000। कितना खर्चा मेरा? 9 रुपया पर यूनिट, ठीक है। 9 रुपए पर यूनिट। अगर मान लीजिए मेरी यूनिट तैयार हो गई 1,000 की बजाय 1,000 से कुछ ज्यादा, ठीक है, 1,000 की जगह 1200 यूनिट तैयार हो गई, तो आपने क्या एडजस्टमेंट किया? आपने किया 1200 इंटू 9, कितना हुआ? 10,800, ठीक है। आप क्या कहोगे कि हमने क्या कर दिया? आप कहोगे हमने 1,000 यूनिट, 9 रुपए हमने सोचा था रिकवरी रेट उसकी रहेगी, यानी मेरे हिसाब से खर्चा कितना था? 9,000 रुपया का। लेकिन मेरा खर्चा कितना एब्जॉर्ब हो गया? 10,800, जबकि मेरा एक्चुअल में भी खर्चा सिर्फ 9,000 है, यानी 1,800 आपका ज्यादा खर्चा लग गया। और ये 10,800 रुपया आपने ओरिजिनली कहां पे चार्ज कर रखा है? पहले आपने 10,800 रुपया ही यहां पे चार्ज कर रखा होगा कि नहीं? प्रोडक्शन में यही चार्ज किया है। 1,800 रुपया वो ज्यादा है, तो आप नीचे क्या करोगे? ओवर एब्जॉर्प्शन 1,800 रुपया को वापस से एड बैक कर दोगे। यानी एक बार खर्चा 1,800 रुपया आपने क्या किया? ज्यादा जोड़ा, दूसरी बार आपने वही खर्चा को वापस से एड बैक कर दिया, यानी 1,800 रुपया वापस से एडजस्ट हो गया वो, ठीक है। और आपकी कितनी यूनिट का यानी खर्चा आ गया? यहां पे आपका 9,000 रुपए का ही खर्चा अल्टीमेटली आया कि नहीं? आपका 9,000 रुपए का ही खर्चा अल्टीमेटली आया। अब 9,000 कितनी यूनिट का खर्चा है? 9,000 कितनी यूनिट का खर्चा है? अरे उतनी यूनिट का खर्चा है जितना आपका ओरिजिनली इंकर हुआ है। 9,000 उतना खर्चा है जितना आपका ओरिजिनली इंकर हुआ है, ठीक है। अब उसमें से 9,000 ओरिजिनल खर्चा जो इंकर हुआ है, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट और हो रही है कि नहीं? हो तो रही है। और मार्जिनल कॉस्टिंग में तो यही 9,000 गया था ना। बहुत ध्यान से बात को समझिएगा तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि जब हम अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन की एडजस्टमेंट करते हैं तो पता है ये खर्चा मेरा एक्चुअल बन जाता है, बस यही होता है। ओवर एब्जॉर्प्शन और अंडर एब्जॉर्प्शन करने से साल में जो खर्चा एक्चुअल में लगा है बस वो होता है, क्योंकि यहां पे जब हम खर्चा चार्ज करते हैं प्रोडक्शन में तो कौन सा होता है? रिकवर्ड। और ये एडजस्टमेंट करके हम खर्चे को क्या बना देते हैं? एक्चुअल, ठीक है। एक्चुअल वो खर्चा बन जाता है जो मार्जिनल में चार्ज होता है, ठीक है। लेकिन यहां तो क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट हो जाती है जिससे कुछ खर्चा कम हो जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आपने अगर 9,000 रुपया का खर्चा इंकर किया और आपने ओरिजिनली यूनिट ज्यादा बना दी, खर्चा ज्यादा रिकवर करा लिए आप, तो यहां पे वो एडजस्टमेंट कर दोगे, ठीक है। तो जब हम प्रोडक्शन के खर्चे और ओवर एब्जॉर्प्शन अंडर एब्जॉर्प्शन की एडजस्टमेंट कर देते हैं तो आपका खर्चा क्या बन जाता है? एक्चुअल बन जाता है। एक्चुअल वो खर्चा होता है जो मार्जिनल कॉस्टिंग में दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक जब हम यहां पे एडजस्ट करते हैं
तो इसमें कौन सा खर्चा और आ जाता है, फैक्ट्री का कुछ पोर्शन आ जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आपने 1000 यूनिट बनाई, लेकिन 100 यूनिट अगर उसमें से बच गई तो 100 यूनिट का सारा खर्चा ना आप हटा दोगे, तो एक एडजस्टमेंट और हो गया आपका। यहां पे फैक्ट्री ओवरहेड उतनी यूनिट का चार्ज हो रहा है जितनी यूनिट आपने बेची है। इस एडजस्टमेंट को बहुत सीरियसली मत लीजिए, ये एडजस्टमेंट तो आपके डमी खर्चे को एक्चुअल बनाता है बस। अभी तक खर्चा गलत चार्ज था, गलत को सही करता है। खर्चा जो गलत चार्ज हो गया था रिकवरी की वजह से, उसको सही करता है ये तो, ठीक है। और कितनी यूनिट का बना देता है खर्चा? खर्चा आपकी साल भर का बना देता है जितनी यूनिट आपने बना रखी है। और हम क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट करके उसी खर्चे को कितनी यूनिट का बना देते हैं, जितनी यूनिट हमने बेच रखी है। अब मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या होता है? मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या होता है? खर्चा हमेशा हमारा उतनी जितना साल भर में इंकर हुआ है उसका होता है, ठीक है। तो बताइए जरा, ये बताइए कि हमेशा प्रॉफिट कहां पे अधिक आता होगा? मार्जिनल कॉस्टिंग में। क्यों? ऐसा कुछ नहीं है। मार्जिनल कॉस्टिंग में क्यों अधिक आ जाएगा या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्यों कम आ जाएगा? मार्जिनल कॉस्टिंग में आपने ये पढ़ा कि साल भर का जितना खर्चा होता है वो जाता है, और एब्जॉर्प्शन में क्या जाता है, जितनी यूनिट बेचते हैं उसका जाता है। मार्जिनल कॉस्टिंग में अगर आपने साल भर में 100 यूनिट बनाई और बेची 110 यूनिट, साल भर में बनाई 100 यूनिट और बेची 110 यूनिट, तो पता है खर्चा कहां ज्यादा चार्ज हो गया? अगर बनाए 100 यूनिट और बेचे 110 यूनिट, कहां खर्चा ज्यादा चार्ज हो गया? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, कहां ज्यादा चार्ज हो गया? एब्जॉर्प्शन में, ठीक है। एब्जॉर्प्शन में ज्यादा चार्ज हो गया क्योंकि ओपनिंग स्टॉक के साथ भी कुछ फिक्स खर्चा आ गया जो पिछले साल का था, ठीक है। अगर आपने 100 यूनिट बनाई और 90 यूनिट बेची, खर्चा कहां ज्यादा हो गया? अगर 100 यूनिट बनाए 90 बेचे तो कहां खर्चा ज्यादा हो गया? मार्जिनल में, क्योंकि यहां पे तो कितनी यूनिट का एब्जॉर्प्शन में खर्चा आएगा? सिर्फ 90 यूनिट का, ठीक है। तो पता है ये डिफरेंस प्रॉफिट का सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? ओनली बिकॉज ऑफ टू फैक्टर्स, एंड दोज आर ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। इसके अंदर जितना फिक्स्ड ओवरहेड का एलिमेंट होता है, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड का एलिमेंट, उसी की वजह से आपके प्रॉफिट में अंतर आ जाता है, ठीक है। अब आप हमको एक बात और बताइए कि कहां का स्टॉक ज्यादा वैल्यूड होता है और कहां का स्टॉक कम वैल्यूड होता है? एब्जॉर्प्शन का स्टॉक हमेशा ज्यादा वैल्यूड होता है और मार्जिनल का स्टॉक हमेशा कम वैल्यूड होता है, ठीक है। और ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक में जितना अंतर होता है मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन में, वही अंतर पता है किसको रिप्रेजेंट करता है? फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड को। जितना ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के अंदर अंतर आ रहा है, पता है वही अंतर किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रॉफिट के अंतर को। प्रोडक्शन में भी अंतर है कि नहीं है? क्या इसमें भी अंतर है मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन में? इसमें अंतर है, लेकिन पता है ये अंतर कहां से सेट ऑफ हो जाता है? ये रहा, ये अंतर यहां से सेट ऑफ हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर, इन दोनों के अंदर जितना भी फैक्ट्री ओवरहेड का डिफरेंस है, उसी की वजह से प्रॉफिट का अंतर आता है, ठीक है। तो एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाइए। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, कोई एक प्रॉफिट पकड़ लीजिए, प्रॉफिट एज पर मार्जिनल अप्रोच ले लेते हैं। मार्जिनल स्टॉक, मार्जिनल अप्रोच में क्लोजिंग स्टॉक हमेशा और ओपनिंग स्टॉक हमेशा कम वैल्यूड होता है, ठीक है। अगर क्लोजिंग स्टॉक कम वैल्यूड है तो उसका क्या असर होगा? क्लोजिंग स्टॉक अगर मार्जिनल में कम वैल्यूड है तो उसका क्या असर आता है प्रॉफिट पे? क्लोजिंग स्टॉक अगर कम हो जाता है तो प्रॉफिट कम हो जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए? ऐड कर देना चाहिए, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, अगर मार्जिनल अप्रोच में ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो अंडर वैल्यूएशन होने से प्रॉफिट पे क्या असर आता है?
अगर ओपनिंग स्टॉक कम होता है, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कम कर दें तो प्रॉफिट पे क्या असर आता है? प्रॉफिट बढ़ जाता है। घटा दीजिए, लेस अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। जो बच्चे रट के काम चला लेते हैं वो इतना दिमाग नहीं लगाएंगे, और प्रॉफिट में क्या अंतर होता है ये दो बातें याद कर लेंगे कि अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक जोड़ देते हैं, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक घटा देते हैं। कौन सा कहाँ एडजस्टमेंट होता है, क्या मतलब है, ठीक है, रिकनसाइल हो जाएगा। तो दिस इज प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन अप्रोच। एग्जाम निकालने के लिए तो इतना भी बहुत है। तो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मांगेगा, उसको क्या मतलब है कि आपको सारी बात समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।